आए हुए हैं सीटेट 2018 का बाल विकास, जिससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लेकर आएंगे जो कि आपका पेपर में क्या होगा, हर साल पूछेगा ही। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न आपका 1 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, मतलब जो उसमें दोनों मैच कर रहे हो वही आपका विकल्प होगा। तो पहला कह रहा है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से, जीन पे भैया पूरी तरह से निर्धारित नहीं होता, आपका कट जाएगा। कह रहा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। चलिए कुछ हद तक आपका क्या है कि ये भी ठीक है कि मतलब कह रहा है कि एकदम पूरा जन्मजात हटा दिया जाए तो आपका यह भी ऑप्शन क्या होगा, सही नहीं होगा। जैसे कोई विकलांग है तो क्या पौष्टिक आहार खिलाएंगे जन्मजात उसका दूर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन में। कह रहा है पर्यावरण केवल वर्ड लग गया तो कट जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न दूसरे की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन ऐसा जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। पहला कह रहा है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। कह रहा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। फिर कह रहा है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसमें आपका जो पियाजे द्वारा नहीं कहा जा सकता है वो आपका ऑप्शन होगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये आपका पियाजे द्वारा नहीं कहा जा सकता है। चलते हैं प्रश्न तीसरे की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा है आपका वह विकल्प जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहममान्यता, अनुत्क्रमणीयता। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, प्रतीकात्मक विचार का विकास। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि आपको यहाँ भरना है, क्या होगा कि के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान दीजिए बात किसकी कर रहा है, युवा बच्चों की विकास की बात कर रहा है, न कि छोटे बच्चों की। कह रहा है कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। निपुणता प्राप्त करते हैं मतलब जो बच्चे खेलते हैं उनके शरीर क्या होती है, निपुणता प्राप्त होती है, मतलब कि उसमें निपुण होते हैं। चलिए अच्छा है, कुछ हद तक सही है, खेलने से होता है। कह रहा है या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह है आपका ऑप्शन क्या होगा, खेलने से किसी की इंद्रियां उत्तेजित, मतलब कि आपका इससे आपका पूरी तरह से सहमत नहीं है। चलिए आगे कह रहा है कि आपका यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। मतलब बच्चे जो खेलते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, बड़े बच्चे समय बिताने का उनका एक अच्छा मौका होता है। फिर कह रहा है आपका क्या, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं और उन्हें कब उपयोग किया जाए, मतलब कि वे कौशल नए नए चीज़ें सीखते हैं और उन्हें कैसे उपयोग करना है इसके बारे में भी जानते हैं। तो बच्चे देखिए बड़े हैं, जब वो खेलने की में भूमिका अपना निभा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। यह समय बिताने का उनका एक सुखद क्या है, तरीका है, मतलब वो अपने समय को थोड़ा कुछ क्षण के लिए क्या करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। इसमें से कह रहा है कौन सा वह प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हो, आप प्रश्न पूछ लेंगे कि आप इसका उत्तर जानते हो, तो बच्चा हाँ या ना में तुरंत जवाब देगा। कह रहा है सही जवाब क्या है, तो यह भी आपका कुछ हद तक सही हो सकता है। कह रहा है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, मतलब हर बार उसे एक ही प्रश्न आप देते रहेंगे भैया आप यही बताते रहिए, तो आपका यह भी नहीं होगा। कह रहा है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। एक बच्चे को सोचने के मजबूर आप तब कर सकते हैं जब उसे कहेंगे इसी प्रश्न को हम और कितने तरीकों से हल कर सकते हैं। तो बच्चा हर तरह से सोचने के लिए क्या होगा, मजबूर होगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 6 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है। कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन क्या है। कह रहा है करके सीखना, परियोजना भी सहयोग से सीखना। भाई करके सीखना जो स्वयं से सीखेंगे अच्छी बात है, परियोजना विधि माने एक योजना के साथ सीखना, और सहयोग से सीखना मतलब किसी के साझेदारी में साथ मिलकर सीखना। तो आपका यही ऑप्शन क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 7 कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कह रहा है इसमें कौन सा वह कथन बता रहा है जो शिक्षा क्या है, स्वयं ही जीवन है।
कह रहा है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। भैया आप कोई अगर 40 साल का हो जाएगा तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल ही जाता रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए, आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख लेंगे, यह भी आपका गलत है। बच्चे छोटे हैं तो कैसे खुद से सीख लेंगे। कह रहा है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है करे मतलब ऐसा शिक्षा हो जिससे बच्चे क्या हों, सामाजिक और प्रकृति दोनों से जुड़े रहें। कह रहा है जीवन सच्चा शिक्षक है, ये तो है ही, जीवन सच्चा शिक्षक है, लेकिन बच्चों की बात है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। कह रहा है कि इसमें जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वह किसके रूप में माना जा सकता है। कह रहा है उनके सिद्धांत से संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। कह रहा है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। कह रहा है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, मतलब कह रहा है कि वह चरण जब विकास क्या हो, अधिकतम अपने सीमा पर हो। कह रहा है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। भैया हम उसे कुछ सिखाएंगे नहीं, वो स्वयं जिम्मेदारी तो लेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका कट जाएगा। कह रहा है एक संदर्भ में जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सके। कह रहा है कि बच्चा जब क्या करेगा, किसी के सहयोग से सीखेगा और कार्य स्वयं करेगा, तो आपका ऑप्शन यही होगा। तो इसलिए आपका 9वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। कह रहा है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, उभयलिंगी मतलब होता है जो न तो पुरुष हो और न तो क्या हो, स्त्री हो। ठीक है, तो कह रहा है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, मतलब कि वह क्या है, स्त्री लक्षण वाले। भैया जब वह उभयलिंगी है तो ठीक है, दोनों का लक्षण संदर्भित करेगा, स्त्री लक्षण वाले ही नहीं। फिर कह रहा है तीसरा में कि मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। भैया जब वो उभयलिंगी है तो उसे क्या जरूरत है, दुनियादारी से। ठीक है, ये बात नहीं कि नहीं जरूरत है, लेकिन आपका जरूर नहीं कि जो उभयलिंगी होगा वह अहंकारी ही होगा। इसलिए कह रहा है कि समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। कह रहा है कि समाज में जो रूढ़वादिता है वह क्या करता है, उसका पालन करता है। तो आपका यह भी ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुण समायोजन होता है। कह रहा है कि जो उभयलिंगी होते हैं उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण क्या होते हैं, समायोजित होते हैं। प्रश्न 11 की तरफ। कह रहा है बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कह रहा है बच्चे को छोड़कर अन्य सभी कि मतलब किसके किसके द्वारा भूमिकाएं, कह रहा है बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें, मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृत और कह रहा है ट्यूशन। तो इसमें क्या होगा, बच्चा किसको छोड़कर अन्य सभी से सीख सकता है, तो इसमें आपका क्या होगा, ट्यूशन। मतलब बच्चे ट्यूशन को छोड़ करके अन्य सभी द्वारा वो क्या कर सकते हैं, भूमिकाएं ग्रहण कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्यूशन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न आपका 12 की तरफ। प्रश्न 12 आपका कह रहा है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, कह रहा है जो मानकीकृत परीक्षण है उसकी मतलब आलोचना में से एक विकल्प आपका कौन है। कह रहा है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। कह रहा है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। तो आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 13 की तरफ। कह रहा है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। कह रहा है कि इसमें जो एकाधिक मतलब एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत है वह क्या कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। आपका नहीं हो सकता है भाई, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। कह रहा है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। कह रहा है क्यों नहीं है भाई, हो सकता है। कह रहा है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो आपका इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा, एकाधिक बुद्धिमानी में क्या होगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, मतलब कि एक से अधिक क्या बुद्धिमानी हो सकती है, कि अर्थात होगा बुद्धि बहुत से प्रकार की हो सकती है। प्रश्न आपका 14 कह रहा है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं।
तो आपका 14 प्रश्न है। 14 में आपका क्या होगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। कह रहा है बच्चों को सीखने की ज़रूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। बच्चे छोटे हैं, ठीक है, उनके लिए रणनीति चयन करना कोई खास जरूरी नहीं है। कह रहा है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो बच्चे हैं, उनके प्रदर्शन को बहुत ज़्यादा क्या करना है, हमें प्रमाणित नहीं करना है, सिर्फ उन्हें क्या करना है, सिखाने की ज़रूरत है। कह रहा है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतरालों को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो कहने का मतलब है कि उनकी प्रगति, मतलब जो बच्चे अच्छे हैं उनकी प्रगति का ही निगरानी करेंगे और किसी की नहीं करेंगे, आपका ऑप्शन कट जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने, मतलब बच्चा कैसे प्रगति कर सकता है। प्रश्न नंबर 15, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। कह रहा है इसमें से कौन सा आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है। इससे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। कह रहा है फिर आपका दूसरा कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो व्यापक कह रहा मूल्यांकन का व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। फिर आगे कह रहा है क्या कि यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। फिर कह रहा है कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होते हैं। तो व्यापक रूप से जो उपयोग नहीं होगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। प्रश्न 16 कह रहा है बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। कह रहा है बच्चों में प्रतिभाशीलता कारण क्या हो सकती है, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच की एक अंतःक्रिया द्वारा वो क्या हो सकता है, प्रतिभाशील हो सकता है, प्रतिभावान हो सकता है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण द्वारा। कह रहा है सफल माता पिता द्वारा, एक अनुशासित दिनचर्या द्वारा। मतलब बच्चों को नियम ज़्यादा लगा देंगे तो क्या वो सफल हो जाएगा, नहीं। क्या जिसके माता पिता डीएम है तो क्या वही डीएम बनेंगे, यह भी आपका कट जाएगी। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, मतलब कि अगर हम उनको अच्छा वातावरण ही हम देंगे तभी वो हो सकते हैं अच्छे। भैया हमें क्या करना है, उन्हें हर वातावरण के अनुरूप भी तो हमें ढाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, मतलब कि आप सभी वातावरण के बीच अंतःक्रिया कर सकते हैं। कह रहा है सामाजिक आर्थिक रूप में वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, ठीक है। कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, मतलब जिनका सामाजिक आर्थिक रूप क्या है, कमज़ोर है, उनके लिए कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। कह रहा है यह होना चाहिए कक्षा का माहौल। कह रहा है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। कह रहा है कि उनके जो है भाषा ज्ञान को महत्व देना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। कह रहा है कि उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित, मतलब कहें भाई किसी की भाषा के आपको हतोत्साहित करेंगे, गलत है। बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर, क्षमता का आधार पर कहें किसी को वर्गीकृत करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा दूसरा। चलते हैं प्रश्न आपका 18 की तरफ। कह रहा है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए क्या हस्तक्षेप निर्भर करता है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय देकर, मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं केवल आप उन्हीं को अतिरिक्त समय देंगे, उन्हें प्रति स्नेही होने के नाते, मतलब वो टीचर के प्रति ज़्यादा स्नेह दिखा इसलिए उनको, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। भैया अन्य बच्चों को बच्चों से पढ़ाना ठीक है, लेकिन आपका क्या है कि पूर्ण रूप से तब टीचर का वहाँ रोल आपका ख़त्म करना चाह रहे, इसलिए आपका यह भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर, मतलब शिक्षक उनको क्या करे, अपना प्रेरक उपदेश दे। आगे कह रहा है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। मतलब जो अति संवेदनशील बच्चे हैं तो उनके लिए कौन सा इसमें मतलब क्या है, सबसे उपयुक्त तरीका नहीं है। कह रहा है एक कार्य को छोटे प्रबंधी खंडों में तोड़ना, मतलब कोई एक छोटा कार्य है उसको अलग अलग खंडों में तोड़ के करना, ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं इसमें। कह रहा है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, मतलब किसी का सीखने की क्या क्या क्रियाएं हो सकती है उसके बारे में बताना। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, वो कैसा कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अनुसार उनके मतलब शारीरिक एक्टिविटी क्या है उसको जोड़ देना। कह रहा है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो यही आपका क्या होगा, सही तरीका नहीं होगा। मतलब अगर बच्चे परेशान हैं तो उनको फटकार नहीं लगाना है, उनको समझाना है। कह रहा है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, कह रहा है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर उन बच्चों की पहचान किया जाता है जो आपके क्या है, विकलांग हैं। कह रहा है डिसलेक्सिक्स हैं, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी हैं। कह रहा है अलग अलग सोच की बात कर रहा है तो अलग अलग सोच का मतलब ही हो गया सृजनात्मक, अर्थात तो सृजन कर सकते हैं हर चीज़ों की, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। प्रश्न 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए
समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। कह रहा है समस्या को हल करने के तरीके को वर्णन नहीं कर सकता। आपका 21 प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं को परिचर्चा करना। भाई करना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं करना चाहिए। कह रहा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे गलती करें, या सबसे अच्छी बात है, इसके प्रति आप ईमानदारी दिखाते, यह भी आपका गलत है। कह रहा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। ठीक है। प्रश्न आपका क्या कर रहा है, बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं हो सकता। तो इसमें वर्णन क्या नहीं हो सकता, अब सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। मतलब कि जो हमें नहीं पूछना है प्रश्न, वो भी हम क्या करें, प्रश्न पूछें। तो आपका ऑप्शन क्या इसमें बन जाएगा, चौथा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। कह रहा है इसमें से कौन सा एक क्या है, संवेग है। स्मृति है, डर है, ध्यान है, उत्तेजना है। तो इसलिए आपका इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, डर बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। कह रहा है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा उत्पादन होता है। कह रहा है कि एक बच्चा क्या है, 3 साल का एक बच्चा बताता है कि दूध क्या है, एक बूथ पर एक मशीन लगा कर क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। मतलब कह रहा है कि इन सब में कौन सा सबसे अच्छा जवाब देता है, मतलब बच्चे को समझ में आ रहा है। कह रहा है बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। कह रहा है बच्चे को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। यह हो सकता है बच्चे को जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है उस समय, केवल ये देख रहा है कि वो दूध क्या कर रहा है, बूथ से खरीद रहा है। जब वो बूथ से खरीद रहा है तो उसी पर ही अनुभव करेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा। जो एक बच्चे का अनुभव दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। मतलब वो भाई जब वहीं से ले रहा है तो उसे उसी के बारे में पता। छोटा बच्चा है, उतना दिमाग थोड़ी लगाएगा गाय दूध दे रही है क्या कर रही है। ठीक है। प्रश्न चलते हैं 24 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कह रहा है शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। कह रहा है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। भैया केवल अनुशासन ही बनाए रखिए, पढ़ाई लिखाई नहीं, तो आपका कट जाएगा। कह रहा है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक निर्धारित कर दीजिए, बाहर की चीज़ें न बताइए, अभी कट जाएगा। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आप क्या करिए, पाठ्यक्रम पर ही ध्यान दिए रहे, उनको अतिरिक्त चीज़ें न बताइए बस केवल, और उनको ज़्यादा समय दे दीजिए और उस समय में आप बैठे रहते, अभी आपका नहीं होगा। कह रहा है आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। मतलब कहीं ऐसा जगह क्रिएट करना जहाँ बच्चे क्या करें, आपसे पूछ सके। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलते हैं 25 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। कह रहा है कि कक्षा की जो शिक्षा है उसमें यह कौन सा ऑप्शन है जो उनको क्या करे, प्रोत्साहित करे। कह रहा है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुँच से परे हो। मतलब सामग्री ऐसा जो बच्चे को क्या हो, पहुँच से परे हो। जब बच्चे उसको समझ ही नहीं पाए तो उसको कक्षा में एक अच्छा प्रोत्साहन कहाँ मिले, कट जाएगा। कह रहा है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियाँ कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया सके। मतलब ऐसा कक्षा हो जहाँ बच्चा अपने आप के मतलब सभी चीज़ों को, मतलब जो वहाँ पर उपलब्ध है, प्राप्त कर सके और उसके बारे में समझ सके। तो आपका ऑप्शन यहाँ दूसरा ही बनेगा। देख लेते हैं तीसरा भी। कह रहा है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाला कक्षा। अलमारी में ही रखे रहे, बच्चों को न दीजिए। ठीक है। केवल सप्ताह में एक दिन उन्हें मुक्त रूप से बाहर ला जाए, बस हफ्ते में एक दिन बच्चों को दिखा दीजिए, हो गया। तो आपका यह भी कट जाएगा। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक सामग्री का ही कक्षा हो, तो आपका यह भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका इसमें क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कह रहा है कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। कह रहा है वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम के एक रूपता में बनाए गए हैं। वे अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 का पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 27 की तरफ। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया है। कह रहा है कि राष्ट्रीय जो फ्रेमवर्क NCF 2005 है उसने क्या किया, अपनी समझ से क्या चीज़ें प्राप्त किया है। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक विकास। तो NCF जो 2005 है उसने क्या किया है कि रचनावाद को क्या किया है, प्राप्त किया है। ठीक है।
चलिए प्रश्न 28 की तरफ। कह रहा है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कह रहा है कक्षा में किसी बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है कैसे? वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आते हो। भैया इससे कोई मतलब नहीं है, केवल ये वर्दी पहन कर आए, बाकी वो पढ़ने लिखने में कुछ ना हो। कह रहा है वह कक्षा में अनुशासन बनाए रहे, केवल वो हमेशा चुप रहे, कुछ बोले ना, कोई एक्टिविटी ना करे, पढ़े लिखे ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। वे सभी उपस्थित में नियमित हो, मतलब जहाँ जहाँ मतलब कोई कार्य हो केवल वहीं पहुँचते हों, तो आपका यह भी नहीं होगा। वे शिक्षण में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हों, मतलब जब वो पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करें, वाद संवाद भी करें, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बच्चों को अधिगम सुधार करने का सबसे अच्छा कौन सा इसमें है आपका? कह रहा है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, मतलब कि उनके मूल्यांकन के लिए परीक्षा ही हमेशा आयोजित करनी चाहिए। यह एक विधि है तो आपका है, लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कह रहा है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, आपका यह सही है कि मतलब शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, विभिन्न उदाहरण कह रहा है और चित्रों को प्रस्तुत करना चाहिए। कह रहा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ये भी आपका हो सकता है, मतलब जितने भी कक्षाएं हैं उसमें सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री हो। ठीक है। कह रहा है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर, मतलब कि उनको जो रियल लाइफ चल रहा है उसके बारे में उन्हें क्या करना, बताना और एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करना, यही सबसे मेन आपका क्या होगा, सही आपका प्रश्न हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न लास्ट और 30 की तरफ। कह रहा है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? कह रहा है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह कैसे हो सकता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने के लिए। तो कह रहा है अनुशासन जो अधिगम वातावरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो क्या हो सकता है? बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।